हेलो एवरीवन, एग्जाम वायरल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाते हुए आज हम इस वीडियो में एडुटेरिया के प्रैक्टिस सेट नंबर 10 को करने वाले हैं। इसके पहले हम इसके 9 सेट को कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जाके चैनल पे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, करनाल का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो करनाल का युद्ध फारस के शासक नादिर शाह और मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के बीच लड़ा गया था। तो यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच। ठीक है, और यह युद्ध कब हुआ था? तो 24 फरवरी 1739 को यह युद्ध हुआ था। दोस्तों, इसमें कई टाइप के कुछ प्रश्न बनते हैं, जैसे कि जब नादिर शाह भारत पर आक्रमण किया था उस समय मुगल बादशाह कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन था? मोहम्मद शाह था। ध्यान रखिए, इसे रंगीला के नाम से भी जानते हैं। यह भी प्रश्न बनता है, किस मुगल बादशाह को रंगीला के नाम से जानते हैं? तो मोहम्मद शाह को। एक प्रश्न और बनता है कि जो नादिर शाह है ये कहाँ का था? तो ये फारस का शासक था। इसको भी ध्यान रखिएगा, ये कहाँ का था? तो फारस का था। ठीक है, नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक द्वारा दुधारू पशुओं पर चराई कर लगाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अलाउद्दीन खिलजी के काल में जो है दुधारू पशुओं पर चराई कर लगाया गया था। इसे चरी कर या चराई कर भी, चारागाह कर भी कहा जाता था। बात करें अलाउद्दीन खिलजी की, तो इसके कार्यकाल की बात करें तो 1296 से लेकर 1316 तक यह दिल्ली सल्तनत का जो है शासक था। अगला है, आनंद मठ में किस विद्रोह का वर्णन मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सन्यासी विद्रोह का वर्णन मिलता है आनंद मठ में। बात करें अगर हम सन्यासी विद्रोह की, तो यह 1770 से लेकर 1820 तक हुआ था। कहीं कहीं आपको 1763 भी मिलेगा। और आनंद मठ के रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी जो है आनंद मठ के रचयिता है। और बात करें अगर हम सन्यासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो मंजू शाह एवं देवी चौधरानी ने। किसने? मंजू शाह एवं देवी चौधरानी ने सन्यासी विद्रोह का नेतृत्व किया था। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला है, सत्य शोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना हुई थी। किसने किया था? तो ज्योतिबा फुले ने किया था। किसने? ज्योतिबा फुले ने इसकी स्थापना की थी। आप इसको ध्यान रखिएगा। एक बात और ध्यान रखिए, इनकी एक पुस्तक है गुलामगिरी। आप इसको भी ध्यान रखिए, पूछा जाता है कौन सी? गुलामगिरी किसकी पुस्तक है? तो ज्योतिबा फुले की। अगला है, कांग्रेस का इतिहास किसने लिखा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पट्टाभी सीतारमैया ने कांग्रेस का इतिहास लिखा था। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। किसने किया था? वो ह्यूम ने किया था। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी। दोस्तों, मैं सारा नहीं लिख पाऊंगा क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं जो बोल रहा हूं आप उस पर भी ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध जूरी एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1826 में जूरी एक्ट को पारित किया गया था। ध्यान रखिए, इसका विरोध राजा राम मोहन राय ने किया था। यह भी पूछा जाता है कि जो 1826 में जूरी एक्ट आया था वो उसका विरोध किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने इसका विरोध किया था। ये जूरी एक्ट था क्या? इसके अनुसार प्रत्येक हिंदू या मुस्लिम ईसाई न्यायविदों द्वारा परीक्षण के अधीन थे। तो ये कब आया था? तो 1826 में। नेक्स्ट है, राजा रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जमान शाह ने यह जो है राजा रणजीत सिंह को राजा की उपाधि दी थी। इन्हें शेर पंजाब भी कहा जाता है। आप इसको ध्यान रखिएगा, शेर पंजाब किसे कहा जाता है? रणजीत सिंह को। अगला है, किसने कांग्रेस के प्रचार को निष्फल करने और लोगों को कांग्रेस से दूर रखने के लिए संयुक्त भारतीय राज्यसभा की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सर सैयद अहमद खान ने। किसकी स्थापना की थी? संयुक्त भारतीय राज्यभक्त सभा की। अगला है, इनाम कमीशन की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुई थी इनाम कमीशन की स्थापना। कब किसकी स्थापना हुई थी? 1852 में। इसका उद्देश्य क्या था इनाम कमीशन का? तो इसका उद्देश्य कर रहित भूमि संपत्तियों को पता लगाना और उसे जब्त करना। अगला है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसमें किया गया था? आप सबकी पता है, तो ऑप्शन बी, लाहौर अधिवेशन में। यह अधिवेशन कब हुआ था? 1929 में अधिवेशन हुआ था। और इसकी अध्यक्षता बहुत पूछा जाता है, किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता किया था। अगला है, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग मुकदमा चलाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन ए, वारेन हेस्टिंग पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। क्यों चलाया गया था? क्योंकि ये पिट्स इंडिया एक्ट जो 1784 आया था, कब आया था पिट्स इंडिया एक्ट? 1784 में। उसका इसने विरोध किया था और इसने विरोध में इसने इस्तीफा दे दिया था, इसलिए इस पर जो है महाभियोग चलाया गया था। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। आईएलओ के प्रथम अधिवेशन 1919 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एन.एम. जोशी ने किया था आईएलओ के प्रथम अधिवेशन का प्रतिनिधित्व भारत की तरफ से। आईएलओ की स्थापना कब हुई थी? 1919 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। अगला है, भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाला लाजपत राय भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1920 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पे? बॉम्बे में। दोस्तों, हम थोड़ा फास्ट करेंगे नहीं तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। अगला है, सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत में 1922 में किया गया। ध्यान रखिए, इसके पहले परीक्षा यह लंदन में होती थी और 1922 से यह भारत में होना शुरू हुई। और पहले को भारतीय कौन थे जो उन्होंने यह परीक्षा पास की थी? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर। इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला है, ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को कब प्रस्तुत किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे कब प्रस्तुत किया गया था? तो 4 जुलाई 1947 को प्रस्तुत किया गया था। लेकिन ध्यान रखिए, अगर पारित पूछा जाए तो कब पारित किया गया था? पारित हुआ था तो 18 जुलाई 1947 को। लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 जुलाई। इस दिन प्रस्तुत किया गया था और पारित 18 जुलाई को हुआ था। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो कौन था? तो ऑप्शन डी, विंस्टन चर्चिल उस समय भारत का प्रधानमंत्री था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 1942 में हुआ था। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। और अगर पूछा जाए वायसराय कौन था उस समय वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो। आप इसको भी ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। अगला है, क्रिप्स मिशन को निम्नलिखित में से किसने उत्तर दिनांकित यानी पोस्ट डेटेड चेक कहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा था। ये कब आया था? तो 1942 में यह आया था। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला है, मुस्लिम लीग ने किस वर्ष मुक्ति दिवस मनाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1939 में मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। बात करें मुस्लिम लीग की, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1906 में सलीमुल्लाह खान और आगा खान के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अगला है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में बकरीद के अवसर पर गोवध निषेध का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1919 के अमृतसर अधिवेशन में। अगला है, भारतीय घटनाक्रम को कालक्रम के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखते हैं। पहला, सी राजगोपालाचारी योजना, यानी ये सी राजगोपालाचारी फार्मूला कब आया था? 1944 में आया था। वेवेल योजना कब आया था? 1945 में आया था। माउंटबेटन योजना कब आया था? 1947 में। और कैबिनेट मिशन कब आया था? तो 1946 में। ठीक है, आप इस इंश्योर इसको देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहां फहराया था? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टुटगार्ट। स्टुटगार्ट कहां है? तो जर्मनी में। कब फहराया था? तो 1907 में फहराया था मैडम कामा ने। और ध्यान रखिए, मैडम कामा को भारतीय क्रांति की जननी भी कहा जाता है। ये ऐसे ही पूछ लिया जाता है, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? तो मैडम कामा को कहा जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल को से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बनावली से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ था। वर्तमान में बनावली किस राज्य में है? तो हरियाणा राज्य में है बनावली। आप इसको ध्यान रखिएगा, सरस्वती नदी के किनारे। और इसकी खोज किसने की थी? 1973 में आर.एस. बिष्ट ने इसकी खोज की थी। अगला है, मगध महाजनपद का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अथर्ववेद में मगध महाजनपद का उल्लेख मिलता था। और मगध महाजनपद की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी राजगिरी थी। एग्जाम में पूछा जाता है, आप इसको भी ध्यान रखिएगा, कई बार मिलान करने के लिए आता है। अगला है, निम्नलिखित महाजनपदों को उनकी स्थिति के अनुसार पूर्व से पश्चिम क्रम में व्यवस्थित करें, यानी पूर्व से पश्चिम क्रम में व्यवस्थित करना है। देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पहले अंग था, उसके बाद मगध, उसके बाद कोशल, उसके बाद मत्स्य। अगला है, भारत में प्रथम साम्राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य
चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना कभी की थी? 322 ईसा पूर्व में इसकी स्थापना की थी। अगला है सोने के सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त राजा कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम, जो है सोने के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त राजा। ध्यान रखिए, इसने चांदी के भी सिक्के जारी किए थे। बात करें अगर हम इनके कार्यकाल की, तो 319 ईस्वी से लेकर 350 ईस्वी तक ये जो शासक थे। अगला है हर्षवर्धन प्रशासन के संबंध में गलत कथन का चयन करें। ये कई सारे सेट में आ चुका है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सती प्रथा प्रचलित नहीं थी। अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। एक तरफ जो है यात्री दिया है और एक तरफ दिया है कि किसके समय में आया था। तो मेगास्थनीन आप सभी को पता है किसके समय में आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। इसकी पुस्तक कौन है? इंडिका। और फाहियान किसके समय में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। और ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय में आया था। और डायनोसिस अशोक के समय में आया। ध्यान रखिए, कहीं का आपको बिंदुसार भी मिलेगा। अगला है सिकंदर के द्वारा भारत विजय का अभियान किस वर्ष किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 326 ईसा पूर्व में। किसके काल में? तो घनानंद, इसको ये भी पूछा जाता है किस काल में, तो घनानंद के काल में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। अगला है सूर्य सिद्धांत किसने लिखा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्यभट्ट ने। ध्यान रखिए, इन्होंने आर्यभट्टी भी लिखा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगर बात करें वरामिहिर की, तो इनकी एक रचना है बृहद संहिता, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है विश्व विरासत संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1976 में हस्ताक्षर किया था विश्व विरासत संधि पर। और बात करें अगर हम विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है, तो 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। अगला है भारत का पहला परमाणु रिएक्टर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अप्सरा भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है। और ये कहां पे इसका उद्घाटन किया गया था? बॉम्बे में। कब किया गया था? 1957 में। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? अभी पीछे मैंने बताया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। अगला है उदय भूमि निम्नलिखित में किस महापुरुष की समाधि स्थल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा के आर नारायण। के आर नारायण भारत के 9वें उपराष्ट्रपति और 10वें राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट है देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, परम वीर चक्र देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। अगला है निम्नलिखित राज्यों के समूह में से किस एक समूह का समुद्र तट अरब सागर से सीमा साझा करता है? देख लेते हैं। देखिए इस साइड जो है पश्चिम में अरब सागर है और इधर कौन सा है? बंगाल की खाड़ी। तो इधर कौन कौन से राज्य पड़ते हैं? तो कर्नाटक पड़ता है, महाराष्ट्र पड़ता है, गोवा पड़ता है, ठीक है, केरल पड़ता है। तो उसका देख लेते कौन कौन सा है। तमिलनाडु है, सॉरी कर्नाटक, केरल और गुजरात। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला है केचुओं को किसानों का मित्र कहा जाता है, इसके लिए निम्नलिखित सही कथनों को चुनिए। केचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं तथा इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है, सही है। केचुए खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है, गलत है। केचुए खेत की मिट्टी को छिद्रुक्त बनाते हैं जिससे जमीन हल्की हो जाती है, तो सही है। केचुए द्वारा बनाए गए छेदों से जमीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है, तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1, 3 और 4। अगला है प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भाषा का प्रयोग। अगला है कहानियां बच्चों के भाषा विकास के किस पक्ष को सर्वाधिक प्रभावित करती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कल्पनाशीलता एवं सृजनात्मकता को बढ़ाती हैं। अगला है अक्टूबर 2022 में डेनमार्क के फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन द्वारा भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के 2 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग का प्रमाणन प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लक्षद्वीप को यह प्रदान किया गया है। ब्लू फ्लैग किसको दिया जाता है? यानी समुद्र तट पर जो है सुरक्षा, पर्यावरण के प्रति अनुकूल जो है जो होता है उसी ब्लू फ्लैग दिया जाता है। अब तक कितने दिए गए हैं? तो 12 जो है, भारत को 12 दिए गए हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के किस शहर में महाकाल लोक गलियारा परियोजना के पहले चरण का शुभारंभ किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उज्जैन में इसका उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। बात करें उज्जैन की, तो उज्जैन पूछा जाता है किस नदी के किनारे है? तो क्षिप्रा नदी के किनारे है, आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला है हर घर गंगा जल योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देख लेते हैं।
यह योजना बिहार सरकार द्वारा जल जीवन हरियाली मिशन के तहत शुरू की गई, सही है। इसका पहला चरण राजगीर में शुरू किया गया तथा दूसरा चरण नवादा में लागू किया गया, ये भी सही है। अगला कह रहा है इसके तहत प्रत्येक लाभार्थी को पीने और घरेलू उद्देश्यों के लिए प्रतिदिन 135 लीटर गंगा जल प्राप्त होगा, तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी इसमें कोई गलत नहीं है, सभी सही है। अगला है ड्रोन के माध्यम से दवाइयां पहुंचाने के लिए भारत का पहला ड्रोन स्टेशन कहां स्थापित किया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेघालय में पहला ड्रोन स्टेशन स्थापित किया गया है। अगला है नवंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी का अनावरण किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेंगलुरु में। और ये किसकी मूर्ति है, तो ये बेंगलुरु शहर के संस्थापक और वास्तुकार नाथ प्रभु की मूर्ति है, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। और ये 108 फीट ऊंची है। अगला है टाइम्स मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, व्लादिमीर जेलेंस्की को टाइम मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया। और ये किस देश के राष्ट्रपति हैं, तो ये यूक्रेन के जो है राष्ट्रपति हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी संरचना केवल पौधों और कोशिकाओं में पाए जाते हैं और पशु कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्लोरोप्लास्ट, यानी हरित लवक। ठीक है, कौन से हरित लवक के कारण जो है पत्तियों का रंग हरा होता है, तो क्लोरोफिल के कारण। और इसका कार्य क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना। अगला है जीन क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन के लिए कोड करता है। जीन क्या होता है, बेसिकली जीन आनुवंशिकता की मूलभूत शारीरिक इकाई है, यानी इसी से हमारी आनुवंशिक विशेषताओं की जानकारी प्राप्त होती है, जैसे कि हमारे बालों का रंग कैसा होगा, हमारी आंखें कैसे होंगी इत्यादि। ठीक है, अगला है किस प्रकार के कोशिका विभाजन से दो समान संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माइटोसिस के। अगला है किस वैज्ञानिक ने उपार्जित लक्षण की वंशानुगत सिद्धांत का विचार प्रतिपादित किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लैमार्क ने का सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न है कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पीछे का भाग। देख लेते हैं इसके मतलब मानव, जैसे मान लीजिए ये मानव जीव है, ठीक है, जो इसके आगे का भाग होता है ये किसके लिए संवेदनशील होता है, तो ये मीठे के लिए संवेदनशील होता है, आप इसको ध्यान रखिए, पूछा जाता है। और ये जो ये साइड का भाग होता है ये किसके लिए होता है, ये नमकीन के लिए संवेदनशील होता है। और ये जो बीच का भाग होता है ये खट्टे के लिए होता है। और ये जो पीछे का भाग होता है ये कड़वाहट के लिए, आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला है एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 से 6 लीटर। अगला है महिला सेक्स हार्मोन्स है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एस्ट्रोजन जो है महिला सेक्स हार्मोन्स होता है। अगर बात करें पुरुष हार्मोन्स की, कौन सा होता है, टेस्टोस्टेरोन। अगला है टाइफाइड तथा कॉलरा विशिष्ट उदाहरण है, किसका उदाहरण है, तो ये जल जन्य रोग है। और टाइफाइड और कॉलरा किससे फैलता है, तो बैक्टीरिया से फैलता है। और कॉलरा को क्या कहते हैं हिंदी में, हैजा। अगला है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की साइकोप्लाज्मिक झिल्ली किससे बनी होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फास्फोलिपिड से बनी होती है, जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की साइकोप्लाज्मिक झिल्ली है। अगला है एसआई प्रणाली में मूल इकाई और व्युत्पन्न इकाई के बीच अंतर क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मूलर इकाई माप की मूलभूत इकाइयां हैं, जबकि व्युत्पन्न इकाई मूलर इकाइयों के संयोजन है। यानी जो मूल इकाई पर निर्भर होती है व्युत्पन्न इकाई। टोटल कितनी मूल इकाई हैं, तो 7 मूल इकाई हैं। कौन कौन सी, समय, लंबाई, द्रव्यमान, विद्युत धारा, तापमान, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला है विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग क्या होता है, जो प्रकाश का वेग होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा नियम बताता है कि एक वस्तु स्थिर अवस्था में ही रहेगी और गतिमान वस्तु एक स्थिर वेग के साथ गति में जारी रहेगी जब तक कि असंतुलित बल द्वारा कार्य नहीं किया जाता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन का पहला नियम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। न्यूटन के पहले नियम को क्या कहा जाता है, जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। अगला है घर्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसका राइट आंसर हो ऑप्शन ए, घर्षण सदैव वस्तु की गति का विरोध करता है। ठीक है, अगला है किसी बंद पात्र में गैस है तो तापमान और दबाव के बीच क्या संबंध होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
जैसे जैसे ताप बढ़ेगा वैसे वैसे दबाव भी बढ़ेगा। अगला है, दृश्य प्रकाश के किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बैगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, इसलिए बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे सर्वाधिक होता है। ऐसे ये भी पूछा जाता है सबसे सर्वाधिक किसका प्रकीर्णन होता है, तो बैगनी रंग का, इसलिए जो है आकाश का रंग जो है नीला दिखाई देता है। और हम बात करते हैं सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है, तो लाल रंग का सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होता है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का आकार यानी शेप उसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि को कैसे प्रभावित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किसी वस्तु का आकार उसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि की आवृत्ति और आयाम को प्रभावित कर सकता है। अगला है, जब विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है तो उष्मागतिकी का कौन सा नियम लागू होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उष्मागतिकी का पहला नियम लागू होता है। अगला है, आयोडीकृत लवण में रहता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोटेशियम आयोडाइड होता है आयोडीन युक्त नमक में। और बात करें आयोडीन फार्मूला क्या होता है, तो KI। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कण उदासीन प्रकृति का होता है? उदासीन कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 3। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, माइनस, और प्रोटॉन पे क्या होता है, प्लस, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, यह उदासीन होता है। अगला है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। अगला है, इलेक्ट्रॉन का निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटी पार्टिकल होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पॉजिट्रॉन। अगला है, रेडियो एक्टिव तत्व से बाहर निकलने वाली बीटा किरणों की प्रकृति होती है, तो कौन सी प्रकृति होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रक द्वारा उत्सर्जित आवेशित कण। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम धातु का अयस्क है? इसमें पूछा है कैल्शियम धातु का कौन सा अयस्क है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्लोरोरास्पर जो है कैल्शियम धातु का अयस्क है। अगला है, सिरके में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी को पता है सिरके में कौन सा होता है, एसिटिक अम्ल होता है सिरके में। अगला प्रश्न है, वायु में किस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है? आप सभी पता है, तो कौन सी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाइट्रोजन सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, कितना, 78%। उसके बाद ऑक्सीजन पाई जाती है 21%। दोस्तों, हमारे 70 का क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक, शेयर और कमेंट भी कर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो NK सिंह है। ठीक है, NK सिंह वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। अगला है, निम्नलिखित में से संथाली, डोंगरी, मैथिली तथा बोडो को किस संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 92 संविधान संशोधन 2003 में। कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? 4 भाषा, संथाली, डोंगरी, मैथिली तथा बोडो। और वर्तमान में संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं। अगला है, किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अनुच्छेद 19 में वर्णित मौलिक अधिकार का स्वतः निलंबन हो जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 368 के तहत। टोटल कुल कितने आपातकाल होते हैं? तो 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? राष्ट्रीय आपातकाल, इसका उल्लेख किसमें है? अनुच्छेद 352 में। और उसके बाद राष्ट्रपति शासन जिसे कहते हैं आप, उसका किसमें है? तो अनुच्छेद 356 में। अब वित्तीय आपातकाल किसमें है? तो अनुच्छेद 360 में है। अगला है, मौलिक अधिकार के उल्लंघन होने पर इसकी सुनवाई करने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय को। ठीक है, तो उच्च न्यायालय को आर्टिकल 32 के तहत, और सर्वोच्च न्यायालय को आर्टिकल 32 के साथ, और उच्च न्यायालय को आर्टिकल 226 के तहत यह अधिकार प्राप्त है। अगला है, निम्नलिखित में से किस की नियुक्त राज्यपाल द्वारा की जाती है लेकिन उसे हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को। अगला है, निम्न में से कौन लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुला सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसे बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 108 के तहत ये बुलाता है। ध्यान रखिए, जो ये संयुक्त बैठक होती है ये सिर्फ साधारण विधेयक में बुलाई जा सकती है और किसी विधेयक में नहीं, ना संविधान संशोधन ना धन विधेयक में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और पूछा जाता है इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है। बुलाता राष्ट्रपति है लेकिन अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला है, पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने का मूल उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्ता का विकेंद्रीकरण।
अगला है 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा नहीं जोड़ी गई? हमने पीछे पढ़ा तो कौन सी नहीं जोड़ी गई थी? तो नेपाली। अगला है निम्नलिखित में से ऐसे प्रधानमंत्री रहे जो पद ग्रहण करते समय संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पीवी नरसिम्हा राव। अगला प्रश्न है मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की विभिन्नता के संबंध में कौन सा कथन गलत है? पहला कह रहा है नीति निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय है। सही है। मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र को सुनिश्चित करता है, जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित करता है। ये भी सही है। आपातकाल के दौरान कुछ मौलिक अधिकार निलंबित हो सकते हैं, जबकि राज्य के नीति तत्व निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। तो ये भी सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, यानी सारे सही है। बात करें अगर हम नीति निर्देशक तत्व की, तो ये किस देश से लिया गया? तो आयरलैंड से लिया गया है। तो भाग किस भाग में? संविधान के भाग 4 में है। और मूल अधिकार किससे लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। और यह किस भाग में है? तो संविधान के भाग 3 में इसका उल्लेख है। अगला है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1975 को इसकी स्थापना की गई थी। अगला है बिहार की कुल आबादी का लगभग 55% पूर्ण गरीबी में जीवित है, क्योंकि पहला कह रहा है बिहार में मौजूदा और संभावित दोनों तरह के प्राकृतिक संसाधनों की कमी है। तो ये भी सही है। बिहार में सबसे अधिक प्रजनन दर है। ये भी सही है। बिहार में बहुत प्रतिकूल कृषि जलवायु स्थितियां हैं। गलत है। बिहार में गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचों और व्यापार के अनुकूल माहौल का अभाव है। तो ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए और 2। अगला प्रश्न है दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला के इस्पात संयंत्र निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के तहत स्थापित किए गए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत यह स्थापित किया गया था। ठीक है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में पूछा जाता है कब से कब चली थी? 1956 से लेकर 1961 तक चली थी। और किस मॉडल पे है? तो महाल नोबिस मॉडल पे थी ये। और बात करें दुर्गापुर की, तो ये किसकी सहायता से? ब्रिटेन की सहायता से। और भिलाई रूस की सहायता से और राउरकेला जर्मनी की सहायता से स्थापित किया गया था। अगला है केंद्रीय बजट 2023 के अनुसार आज की तारीख में भारत की में प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रति वर्ष 1.97 लाख रुपए। अगला है कौन सा केंद्रीय मंत्रालय MSI क्लस्टर विकास कार्यक्रम लागू करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, MSI मंत्रालय। अगला है भारत में जब एल नीलो का प्रभाव होता है तो निम्नलिखित में कौन सी घटना होती है? देख लेते हैं। पहला कह रहा है भारत के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है। तो यही सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित राज्य और उस क्षेत्र से जुड़े जनजाति के मिलान असत्य हैं। असत्य पूछा है तो देख लेते हैं। भील कर्नाटक में पाई जाती है। खासी मेघालय में। और टोड केरल में नहीं पाया जाता। टोड कहाँ पाया जाता है? तमिलनाडु राज्य में पाया जाता है। टोड तमिलनाडु की जनजाति है। अगला है निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में जनजाति समुदाय नहीं पाई जाती है? तो देख लेते हैं। तो इस ध्यान रखिए पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पांडिचेरी में, ये 5 राज्यों में जनजाति क्षेत्र नहीं पाए जाते हैं। लेकिन इसमें पूछा है कि इसमें हरियाणा भी दिया है, पंजाब भी दिया है। इसमें पूछा है केंद्र शासित प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है। दिल्ली में नहीं, वैसे तो हरियाणा में भी नहीं पाया जाती, पंजाब में भी नहीं पाया जाता है, पांडिचेरी में भी नहीं पाया जाता है। 5 राज्यों में नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से भारत में आने वाली सबसे पहला प्रजाति समूह कौन सा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीग्रो। अगला है जनगणना 2021 के अनुसार भारत में जनजातियों का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? देख लेते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा भील, गोंड और संथाल। अगला है बिहार राज्य के कुल कितने जिले पश्चिम बंगाल राज्य के साथ सीमा बनाते हैं? पिछले प्रैक्टिस सेट में आ चुका है। तो इसका राइट आंसर बिहार के 3 जिले हैं। कौन कौन से? किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। अगला है निम्नलिखित में से स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत किन 4 महानगरों को जोड़ा गया? तो देख लेते हैं। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई। यहाँ हैदराबाद नहीं होगा, इसमें ऑप्शन में कोलकाता होना चाहिए था। ठीक है, कोलकाता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। अगला है वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1,44,634 किलोमीटर। अगला है निम्नलिखित में से किस उद्योग में सर्वाधिक संख्या में महिलाएं हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चाय उद्योग में। अगला क्या है निम्न में से कौन व्यक्ति स्टील मैन ऑफ इंडिया के रूप में विख्यात थे?
तो इसका राइट आंसर हो जमशेद जे ईरानी। आप इसको ध्यान रखिएगा, रतन टाटा या जमशेद टाटा नहीं थे, तो जमशेद जे ईरानी। अगला है भारतीय इस्पात प्राधिकरण यानी सेल की स्थापना कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेल की स्थापना कब की गई थी? तो 1974 में सेल की स्थापना की गई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नई दिल्ली। अगला प्रश्न है भारत का औसत समुद्र तल का मापन निम्नलिखित में से किस स्थान से किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चेन्नई से। अगला है भारत निम्नलिखित में से कितने देशों के साथ अपना स्थलीय सीमा साझा करता है? ध्यान रखिए, किसके साथ साझा करता है? तो 7 देशों के साथ साझा करता है। उसमें कौन कौन से हैं? नेपाल है, भूटान है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश, पाकिस्तान और म्यांमार। अगर पूछा जाए भारत कितने देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो टोटल 9 देशों के साथ साझा करता है, जिसमें 2 क्या जलीय क्षेत्र हैं। कौन कौन से? श्रीलंका और मालदीव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 7। कृषि मंत्रालय के द्वारा भारत के कृषि जलवायु क्षेत्रों को कितने प्रदेशों में विभाजित किया गया है? तो 15 प्रदेशों में विभाजित किया गया है। अगला है निम्नलिखित में से थोरियम उत्पादन में भारत का सबसे अग्रणी क्षेत्र कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल। केरल में सबसे ज्यादा थोरियम का उत्पादन होता है। दोस्तों ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।